गाइस, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्न विद यंगस्टर्स में। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो, ये जो पार्ट 4 है, जो चैप्टर 4 चल रहा है, उसकी जो दूसरी वीडियो थी उसमें जो हमने टॉपिक कराया, उसके आगे हम आगे टॉपिक में बढ़ेंगे। तो गाइस, आपको पता है कि हमारे वीडियो हैं जो कंटिन्यू डल रही हैं और चैप्टर भी ईजी वे से चल रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही हैं। तो गाइस, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं ताकि मैं उसको आपको सॉल्व करा पाऊँ। तो गाइस, हम आगे बढ़ते हैं अपने जो अधातु जो हमने वहाँ पर छोड़ा था, जो टॉपिक था उसका एक टॉपिक रह गया था अधातु और धातुओं में जो रासायनिक गुण थे, उसका एक टॉपिक रह गया था ये विस्थापन अभिक्रिया की ओर अपन चलते हैं और उसके बारे में अपन जानेंगे। तो गाइस, इसमें क्या है कि इसमें एक क्रियाकलाप दी गई है जिसमें कि आप पढ़ेंगे कि 100 मिली के आप 5 बीकर लीजिए। आपको 100 मिली के 5 बीकर लेने हैं, जिसको आपको बुक के अनुसार देखें तो आपको उसको ABC यानी किस में A B C D E और F तक आपको उनको अंकित करना है। आपने उनको नाम देना है A B C D E तक आपने उनको नाम दे दिया। तो आप उनमें जो कुछ पदार्थ, आप उसमें 50 ml जल भी लीजिए। जल भी उन जो 5 बीकर हैं उनमें आप 50 ml तक जल भर दीजिए और उसके बाद जो अपने जो रासायनिक पदार्थ है उनको डालिए। और उसके जो मैं बता रहा हूँ आपको, बीकर ए में डालना है CuSO4 प्लस Zn यानी कॉपर सल्फेट प्लस जिंक का टुकड़ा। यानी अपन का जो बीकर ए है ना, उसमें 50 ml जल डालने के पश्चात यानी भरने के पश्चात उसमें अपन डालेंगे कॉपर सल्फेट प्लस जिंक का टुकड़ा यानी CuSO4 प्लस Zn। और जो अपन बीकर बी में डालेंगे, जो दूसरे नंबर का बीकर है, उसमें डालेंगे अपन CuSO4 प्लस Fe यानी कॉपर सल्फेट प्लस लोहे की कील। क्या डालेंगे? कॉपर सल्फेट प्लस लोहे की कील यानी CuSO4 प्लस Fe, लोहे की कील डालेंगे जो कॉपर। और जो अपना बीकर सी है, सी में डालेंगे जिंक सल्फेट यानी ZnSO4, उसमें अपन ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस Cu यानी तांबे की छीलन डालेंगे। क्या डालेंगे? तांबे की छीलन डालेंगे उसमें। और जो हमारा चौथा बीकर है उसमें अपन डालेंगे FeSO4 यानी आयरन सल्फेट। क्या डालेंगे? आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस Cu यानी तांबे की छीलन भी और उसमें डालेंगे, यानी इनको एक साथ डालेंगे। और जो E है अपनी ZnSO4 प्लस Fe यानी जिंक सल्फेट प्लस Fe लोहे की कील को डालेंगे अपने 5वें नंबर के यानी E के बीकर में। और आप उनको कुछ समय के लिए छोड़ दें, यानी कि और आप कुछ देर बाद उनकी जो क्रियाएं होंगी, उनकी जो अभिक्रियाएं होंगी, आप उनको बुक में नोट कर लीजिए। तो गाइस, जो हमारी बीकर ए है उसकी जो क्रिया हुई है, अभिक्रिया है, उसके बारे में मैंने जो पॉइंट लिखा है उसके बारे में आपके लिए बताता हूँ। यानी जिंक कॉपर सल्फेट, हमारी जो पहले अभिक्रिया किसकी थी? बीकर ए में CuSO4 प्लस Zn यानी कॉपर सल्फेट प्लस जिंक का टुकड़ा। इसको अपने बीकर ए में डाला था। तो गाइस, जो हमारा पहला था जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। यानी जो जिंक है वो कॉपर सल्फेट को विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, यानी उसको उसके स्थान से हटा देता है। और इसीलिए कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है। यानी जो कॉपर सल्फेट का नीला रंग होता है ना, वो अदृश्य हो जाता है, यानी वो दिखाई ही नहीं देता। और बीकर के पैंदे पर कॉपर का लाल चूर्ण जमा हो जाता है। जो बीकर का पैंदा होता है यानी जो उसका बेस होता है, जैसे बीकर है, इसका ये पैंदा है, तो इसमें जो यहाँ तक जो जमा होगा ना, थोड़ा लाल वो होगा, वो बीकर के पैंदे में कॉपर का लाल चूर्ण जमा हो जाता है, यानी एकत्रित हो जाता है। तो गाइस, आप इसको दोबारा से ध्यान से समझें। जो मैंने आपके लिए बताया था कि बीकर ए में अपन क्या डालेंगे? CuSO4 प्लस Zn यानी कॉपर सल्फेट प्लस जिंक का टुकड़ा डालेंगे। तो जिंक है ना, वो कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, यानी कॉपर को हटा देता है। जैसे कि इस अभिक्रिया में दी हुई है, जैसे कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस Zn की अभिक्रिया की है तो ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जिंक सल्फेट, जो कि रंगीन होता है और प्लस कॉपर को विस्थापित कर देता है। देखिए, ये कॉपर बाहर की तरफ निकाल दिया गया है, यानी ये लाल रंग का है। और जो पैंदे में जमा होता है लाल रंग का चूर्ण, वो कॉपर होता है। तो गाइस, इसको आप ध्यान से समझिए कि मैंने आपके लिए बताया था कि 100 मिली के आप 5 बीकर लीजिए, जिनको A B C D E तक आप अंकित करेंगे, उनको नाम देंगे। तो आप उनमें जो पदार्थ यानी रासायनिक पदार्थ डालेंगे वो मैंने बताए थे। बीकर ए में डालेंगे आप CuSO4 प्लस Zn कॉपर सल्फेट प्लस जिंक का टुकड़ा। और बी में डालेंगे आप CuSO4 प्लस Fe लोहे की कील। और सी में डालेंगे आप ZnSO4 प्लस Cu यानी जिंक सल्फेट प्लस तांबे की छीलन। और जो चौथे नंबर का बीकर है उसमें आप डालेंगे FeSO4 यानी आयरन सल्फेट प्लस Cu
Cu तांबे की छीलन, और आप 5वें नंबर में डालेंगे ZnSO4 प्लस Fe यानी जिंक सल्फेट प्लस Fe यानी लोहे की कील डालेंगे। तो गाइस जैसे कि मैंने आपके लिए बताया था कि जो हमारा बीकर ए है उसमें जो अभिक्रिया हुई है, जैसे कि मैंने आपके लिए यहाँ पर दी हुई है अभिक्रिया, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं। कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, यानी आपसे ये पूछा जा सकता है कि कॉपर सल्फेट अदृश्य रंग क्यों प्रदर्शित करता है और इसके क्या कारण है। तो आप बताएंगे जिंक होता है वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और इसीलिए कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है। जो बीकर के पेने में जो कॉपर का लाल रंग का चूड़ होता है वहां जमा हो जाता है और आप ये अभिक्रिया उसके लिए प्रदर्शित कर देंगे ताकि आपको उसके नंबर मिल सके। तो आप बताएंगे कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस जिंक Zn, इसकी आप अभिक्रिया कराएंगे तो ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस कॉपर Cu और वो बाहर निष्कासित हो जाएगा, जो कि लाल रंग का चूड़ा एकत्रित हो जाएगा। जैसे कि आपके लिए मैं बताता हूँ, ये बीकर है, ठीक है, आपने इसमें जल एकत्रित किया और आपने इसमें क्या डाला CuSO4 प्लस Zn, जिंक डाल दिया तो ये विस्थापित करके नहीं है, ये Cu है ये बाहर निष्कासित हो जाएगा यानी वो लाल रंग का चूड़ जमा हो जाएगा इसमें। तो भाई इसीलिए इस अभिक्रिया में ये बताया गया है। तो भाई विस्थापन अभिक्रिया का जो अगला टॉपिक है वो ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा सकता है और एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा डायरेक्ट कि आप इसको बताइए, मैं आपके लिए बताऊंगा कि किस प्रकार आएगा। तो गाइस आपके लिए सबसे पहले ये बात बता दूं, चलो वो आपके बाद में बताता हूँ, पहले आप इसको समझिए। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि जो बी और सी जो अपनी जो अभिक्रिया है ना ZnSO4 प्लस Cu यानी जिंक सल्फेट और तांबे की छीलन, हम उनको भी बारे में जानेंगे, बट आपके लिए मैं ये पॉइंट पहले बताता हूँ। जिंक कॉपर आयरन से अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। जो जिंक है Zn, कॉपर Cu और आयरन Fe से अधिक अभिक्रियाशील धातु, और ये अधिक अभिक्रियाशील धातु हैं। तो एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकती है। आप ये ध्यान से रखिए, ये जो है ये अधिक अभिक्रियाशील हैं, जिंक यानी Zn, कॉपर Cu और आयरन Fe जो कि क्या है अधिक अभिक्रियाशील धातु। क्या है गाइस? अधिक अभिक्रियाशील धातु। आप इनको याद रखिए, आपको एक पेपर में आपसे पूछ भी सकता है कि अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन कौन सी, आप उनके नाम बताइए। ये एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है और कंपटीशन के लेवल के सवाल में आता भी है। तो गाइस आप बताएंगे जिंक Zn, कॉपर Cu, आयरन Fe अधिक अभिक्रियाशील धातु है। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु, गाइस आप ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है, एग्जाम में भी आता है और आपसे क्लास में टीचर्स भी पूछते हैं कि एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकती है। जो एक अधिक अभिक्रियाशील धातु है वो कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकती है, लेकिन परंतु कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती है। जो है आपसे पूछ सकते हैं कि कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकती है या नहीं, तो आप इसका जवाब देंगे जिंक, कॉपर, आयरन से अधिक अभिक्रियाशील धातु हैं जो कि एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकती है, परंतु कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी जा सकता है और इसी प्रकार आप अनुमान लगा सकते हैं कि डी और ई जो अभिक्रिया है अपनी FeSO4 प्लस Cu ZnSO4 प्लस Fe, जो ये अभिक्रिया है जिंक अधिक अभिक्रियाशील धातु, Fe अधिक अभिक्रियाशील धातु, Cu अधिक अभिक्रियाशील धातु, तो आप इनका अनुमान लगा सकते हैं और आप इनको क्रम वाइज सोच भी सकते हैं कि इनमें से कौन अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो गाइस इसकी जो अभिक्रिया है वो इसमें आपकी जो पैराग्राफ में दिया गया है वो है Zn और Fe Cu अधिक अभिक्रियाशील धातु, उनके क्रम को पता अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो गाइस ये अभिक्रिया यहीं पर समाप्त होती है। तो गाइस अपनी अगली है V CuSO4 प्लस Fe यानी कॉपर सल्फेट और जो लोहे की कील की अभिक्रिया है वो बनेगी आपके लिए FeSO4 प्लस Cu यानी उसमें ही कॉपर का निष्कासन होगा, FeSO4 का निर्माण होगा। तो गाइस ये टॉपिक यही समाप्त होता है। मैं आपके लिए इसको आपको रिवाइज करके बताता हूँ। अगर मेरे से कोई टॉपिक रह गया हो तो आप जो कोई बिंदु रह गया हो, इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई हो, तो आप उस पैराग्राफ को पढ़ना और आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट्स करके बताना, मैं आपको और अच्छी प्रकार से समझाऊंगा। तो गाइस हमारा जो बिंदु था वो था, मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है कि जिंक, कॉपर और आयरन अधिक अभिक्रियाशील धातु हैं। जिंक Zn Cu Fe ये अधिक अभिक्रियाशील धातु हैं जो कि एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को स्थापित कर सकती है यानी विस्थापित कर सकती है, लेकिन कम अभिक्रियाशील धातु एक अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती है।
जैसा कि आपके DE जो अभिक्रिया है आपके लिए उदाहरण है। तो गाइस हम आगे बढ़ते हैं अपने अपने अगले टॉपिक की ओर। जो हमारा अगला टॉपिक है धातुओं और अधातुओं के जो उपयोग हैं, अब उनके बारे में जानेंगे। जो अधातु मेटल नॉन मेटल हैं उनके यूजेस क्या हैं, अपन उनके बारे में जानेंगे। तो गाइस जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं जो कि पैराग्राफ में दिए हुए थे कुछ पॉइंट के तौर पर, लेकिन कुछ मैंने लैंग्वेज चेंज की है। तो गाइस आप उससे ही पढ़ सकते हैं, आप इससे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं जो भी पॉइंट आपके लिए बताऊंगा वो आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। तो गाइस जो हमारा पहला पॉइंट है वो है अधातु जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है, जिसे सभी लोग श्वसन के समय अंदर लेते हैं। यानी कि जब हम सांस की अभिक्रिया करते हैं, अधातु यानी अधातु जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है, यानी कि हम जीवन के लिए अति आवश्यक है, वो क्या है? ऑक्सीजन, जिसे सभी लोग श्वसन के समय अंदर लेते हैं। यानी कि जब हम श्वसन अभिक्रिया करते हैं, यानी जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को अपन अंदर लेते हैं, और जब हम बाहर निष्कासित करते हैं वो क्या होता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासित करते हैं। तो गाइस जो हमारा अगला बिंदु है वो है अधातु जिनका उपयोग जल शुद्धिकरण प्रकरण में किया जाता है। यानी जो अधातु होते हैं उनका उपयोग जल शुद्धिकरण यानी जल को शुद्ध करने में जो प्रक्रम होता है उनमें किया जाता है। यानी कि जो अधातु होते हैं, जो जल दूषित होता है यानी जो गंदा होता है, यानी उसमें अवांछनीय तत्व होते हैं, उसको शुद्धिकरण करने में उपयोग किया जाता है, वो कहते हैं, वो होते हैं अधातु। जो हमारा अगला है पॉइंट वो है अधातु जिनका उपयोग उर्वरकों में पौधे की वृद्धि हेतु किया जाता है। जो अधातु है, जो उर्वरक है, जैसा कि आप पहले वो चैप्टर पढ़ चुके हैं, मैंने आपके लिए बताया था कि अधातु जिनका उपयोग उर्वरकों में पौधे की वृद्धि हेतु किया जाता है। यानी उर्वरक होते हैं, उर्वरक खाद होते हैं, यानी कि यूरिया वगैरह, उनका यूज किया जाता है जो पौधे की वृद्धि हेतु उपयोग किया जाता है। तो गाइस हमारा जो अगला पॉइंट है वो है अधातु जिनका बैंगनी रंग विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है। जो अधातु होते हैं जिनका बैंगनी रंग होता है, बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है। यानी जब कभी भी चोट लग जाती है, यानी किसी भी प्रकार की चोट लग जाती है, जो अधातु होता है बैंगनी रंग का विलयन होता है, उसको एंटीबायोटिक के रूप में घाव पर लगाया जाता है, जिससे कि वह घाव सही हो जाता है। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है पटाखों में प्रयुक्त होने वाले अधातु। यानी कुछ पटाखों में भी अधातुओं का प्रयोग किया जाता है, जिनका उपयोग हम शादी समारोह एवं दिवाली पर पटाखे वगैरह चलाते हैं ना, उनमें अधातुओं का प्रयोग किया जाता है। तो गाइस इन पॉइंटों को मैं आपको वापस से रिवाइज करता हूँ ताकि और भी अच्छे प्रकार से आपके लिए समझ में आ जाए। तो गाइस अधातु जो हमारे लिए अति आवश्यक है, यानी श्वसन अभिक्रिया करते हैं। आप जैसा जानते हैं कि आप सब लोग बेसिकली जानते हैं उस श्वसन अभिक्रिया में हम O2 गैस का उपयोग करते हैं, जो कि हम निष्कासित करते हैं, CO2 होती है, उसके लिए अति आवश्यक है। अधातु जिनका उपयोग जल शुद्धिकरण प्रक्रम में किया जाता है, यानी जल दूषित होता है, जिसमें अवांछनीय तत्व होते हैं, उनमें से जल को जो शुद्धिकरण किया जाता है उसमें किया जाता है अधातु का उपयोग। अधातु जिनका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि के लिए किया जाता है। यानी जो अधातु होती है, उर्वरक है ना, जो पौधे की वो खाद दिया जाता है ना, उसमें किया जाता है, जो कि उर्वरक खाद होता है, उसमें अधातु का उपयोग किया जाता है, जिससे कि पौधे की वृद्धि हो। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है अधातु जिनका बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में होता है। जो अधातु है, जो बैंगनी रंग का विलयन होता है, वो एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है। और पटाखों में प्रयुक्त होने वाले अधातु, यानी कुछ अपन जो शादी समारोह एवं दिवाली पर जब पटाखे चलाते हैं तो उनमें अधातुओं का उपयोग किया जाता है। तो गाइस हमारा जो अगला टॉपिक है, अभी हमने आपके लिए बताया था अधातुओं के उपयोग, अब बताएंगे हम धातुओं के उपयोग क्या क्या है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं धातु और धातु में अंतर क्या होते हैं, आप उनको भी बता सकते हैं, आपके लिए पढ़ाया गया है, आप पढ़ भी सकते हैं। अगर आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे लिए कमेंट्स करके बताएं, ताकि हम आपके लिए उसको सॉल्व करके दिखाएं। तो गाइस जो हमारा अभी हमने अधातुओं के उपयोग बताए थे, हम बताएंगे धातुओं के उपयोग किस किस में यूज किए जाते हैं, यानी मेटल के यूजेस के बारे में अपन बात करेंगे। जो अपना पहला पॉइंट है वो है तांबा, एल्यूमिनियम जैसी धातु विद्युत धारा को संचालित करने के लिए प्रयुक्त होती है। यानी जो अपने घरों में लाइटें होती हैं, जो लाइटिंग की जो अपन लाइटों के जो तारे होते हैं ना, जो तांबे एवं एल्यूमिनियम से निर्मित होते हैं, जिससे विद्युत धारा का संचालन करने में प्रयुक्त किया जाता है। यानी जो अपने घरों में लाइटों की व्यवस्था होती है, यानी जो अपने स्विच बोर्ड होते हैं, उनके अंदर तांबे एवं एल्यूमिनियम के तार होते हैं, जिनमें विद्युत प्रवाह होता है, आसानी से प्रवाहित होती है। तो ये हमारा पहला पॉइंट है, वो है तांबा तथा एल्यूमिनियम जैसी धातु विद्युत धारा को संचालित करने के लिए प्रयुक्त होती है। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है सोना या चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। जो अपनी धातु है, सोना है एवं चांदी, जिसका उपयोग आभूषण, यानी आपके घरों में
लेडीज हैं, आपकी मम्मी हैं, आपकी दीदी हैं, अगर आपके कोई रिलेटिव सिस्टर्स हैं, कजन सिस्टर्स हैं, आपने देखा होगा जो सोने चांदी की वो ज्वेलरीज पहनती है, यानी जो धातु होती है, क्या होते हैं, धातु से निर्मित होती है, जो कि सोने चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। ये सिंपल सा है, आप इसको याद कर सकते हैं। और जो हमारा अगला पॉइंट है वो है एल्यूमिनियम की जो बर्क खाद्य पदार्थों को पैक करने में उपयोग किया जाता है। जो आपने देखा होगा जब आप सुबह स्कूल जाते हो तो आपके लिए जो अपनी मम्मी है, जो एल्यूमिनियम की पन्नी होती है ना, जो सिल्वर कलर की होती है, आपको उसके लिए आपको उसमें खाना लपेट कर देती है, यानी पराठा हुआ, आदि आदि रोटी वगैरह हुई, या कोई भी हुआ पदार्थ, आप उसको अगर आप वो उसमें जो खाना लपेट के देती है तो उस आपने देखा होगा कि जो उस खाद्य पदार्थ में जो उसको लपेट कर दिया जाता है तो वो गर्म रहता है, यानी कि यानी कि इतना ज़्यादा ठंडा नहीं होता, गर्म रहता है, यानी कि उसकी जो उष्ण क्षमता है, उष्ण क्षमता वो बनी रहती है। तो उसमें एल्यूमिनियम की बर्क खाद्य है ना, उसमें भोजन को पैक करने में किया जाता है ताकि वह सुरक्षित रहे। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है तरल धातु पारे का उपयोग तापमापी में किया जाता है, यानी टेम्परेचर, यानी थर्मामीटर आपने देखा होगा, जो कि आप डॉक्टरों के पास देखते हैं। जब भी आपको कोई बुखार आता है ना, तो आप जो डॉक्टर थर्मामीटर का यूज़ करते हैं उसमें पारा होता है। इसमें क्या होता है, पारा धातु होता है। जैसे कि मैंने आपके लिए बताया था, जो पारा धातु उसको चक्कू से आसानी से काटा जा सकता है, और कमरे के ताप पर यह यानी सही की होता है, यानी सामान्य ताप में रहता है। जो तरल धातु पारे का उपयोग तापमापी में किया जाता है, यानी टेम्परेचर मापने में किया जाता है। तो गाइस जो इम्पोर्टेंट बिंदु है मैं आपको उसको दोबारा से रिवाइज कराता हूँ। मैं तांबा तथा एल्यूमिनियम से जो धातु विद्युत धारा को संचालित करने होती है, घरों में लाइट होती है, मैंने आपके लिए बताया जो वायर बने होते हैं वो इन्हीं के बने होते हैं, जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो। जो हमारा अगला पॉइंट था, जो घरों में अपन लेडीज है, आपकी सिस्टर्स है, कजन सिस्टर्स है, रिलेटिव्स आदि जो सोने एवं चांदी के आभूषण पहनते हैं वो भी धातु के बने होते हैं, जो कि सोने चांदी से निर्मित होते हैं। जो हमारा अगला था एल्यूमिनियम की वर्ग खाद्य पदार्थों को, आपने देखा होगा, मैंने आपके लिए बताया कि जब खाद्य पदार्थों को एल्यूमिनियम पन्नी से लपेट कर रखा जाता है तो उसमें उस धातु का यूज किया जाता है। जो हमारा अगला लास्ट पॉइंट था वो था तरल धातु पारे का उपयोग तापमापी में किया जाता है, टेम्परेचर मापने में किया जाता है। तो गाइस ये चैप्टर आपका जो पार्ट 4 है, पदार्थ, धातु एंड अधातु, जो कि ये चैप्टर आपका यही समाप्त हो गया है। तो इसमें गाइस आपके लिए मैं पहले ही बता देता हूँ, इसका जो आप इसको पढ़ेंगे धातु एवं धातु के उपयोग के बाद जो आपके लिए येलो कलर में एक बॉक्स में एक छोटा सा पैराग्राफ होगा, आप उसको पढ़ लीजिए। मैंने पढ़ के देखा है और पढ़ भी लिया है, बहुत ज़्यादा इतना कठिन भी नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप मेरे लिए कमेंट्स करके बता सकते हैं, तो मैं आपको उसको भी पढ़ा दूंगा, आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो गाइस आपका ये चैप्टर, चौथा चैप्टर आपका यही समाप्त होता है, जो कि पार्ट 3 है। जो वीडियो है जो पार्ट 3 है, जो 3 है, उसमें आपका चैप्टर समाप्त होता है। इसकी चैप्टर 4 है, इसकी 3 वीडियोस हो सकेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो, यानी जो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, अगर आपको इसमें कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है या आपको मेरे पढ़ाने में कोई भी गलतियाँ दिख रही हैं, तो गाइस आप मेरे को कमेंट्स करके बताएं, ताकि मैं उन गलतियों को सुधारूं और आपको अच्छी प्रकार से और समझा सकूं। तो गाइस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है जो चैप्टर 1, 2, 3, 4 में, अगर आपके लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट्स करके बताएं, ताकि आपको अच्छे प्रकार से और भी समझा सकूं। तो गाइस जो हमारी वीडियो कर रही हैं, सूरज सर की वीडियो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से डल नहीं पा रही, लेकिन कृष्ण सर की शॉर्ट्स वीडियो जो इंग्लिश वर्ड की है वो डल रही हैं। मैथ की वीडियो वो थोड़ा लॉन्ग टाइम की वीडियो डालते हैं, ताकि आपको और भी अच्छे प्रकार समझ। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और ताकि हमारी जो वीडियो है आपको उनको नोटिफिकेशन मिल सके, आप उनको देख सकें, समझ सकें। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें।